नमस्कार। हम देख रहे हैं क्विक रिवीजन पार्ट 1 ऑफ 4 जो सेमेस्टर 6 है 75-25 पैटर्न न्यू मुंबई यूनिवर्सिटी का एलएलबी का। इसका सब्जेक्ट टैक्सेशन लॉ, ये नया सब्जेक्ट है जो कि आपको जो इस एग्जाम में 75 मार्क्स के आते हैं। तो इसमें टोटल 4 मॉड्यूल है, जैसे आपको सबको पता है। तो इस मॉड्यूल का जो नंबर 1 है, तो इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आने की संभावना भी होती है और होनी चाहिए, कि जिसमें इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। अगर हम देखते हैं तो मॉड्यूल 1 में एक है हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉ इन इंडिया, देन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो संविधान में प्रोविजन दिए गए टैक्सेशन के बारे में, उसके बारे में है। उसके बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ टैक्स, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। और डेफिनेशन है टोटल 10 to 11, टोटल 10 डेफिनेशंस है, आप देख सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस में है, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, और ये आप करते हैं तो अराउंड आपका 35 to 40% सिलेबस भी आपका कवर होता है। हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉ, अगर आप देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉ इन इंडिया जो है, इसका टाइम पीरियड और व्हाट हैपेंड एंड इसके जो की पॉइंट्स है वो अगर हम देखते हैं, एशियन इंडिया जनरली, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकता है आपके सिलेबस के हिसाब से, तो वो है ये है कि हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉ इन इंडिया वो क्या है, इसके बारे में आपको 20 से 25 पॉइंट आपको आने चाहिए, जिससे कि आप शॉर्ट नोट या फुल लेंथ में क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। जैसे एशियन इंडिया में अगर आप जानते हैं, चाणक्य को उनका कौटिल्य एक अर्थशास्त्र उनकी किताब थी, और अराउंड वो 300 BC की इसमें वेरियस टैक्स के प्रोविजंस थे। जैसे जो टैक्स जो दिया जाता था उस समय, वो ग्रेन्स के इसमें, या केटल या गोल्ड या फिर क्रॉप टू द किंग, इस तरह से वो दिया जाता था। ये देख रहे हैं उसी तरह से अगर मुगल पीरियड आप देखते हैं कि मुगल एम्परर जो कलेक्ट करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, या फिर वहाँ पे रिलीजियस टैक्स उस समय हुआ करता है जिसको आप जजिया कहते हैं। तो उनके जो फाइनेंस के बारे में, तोदरमल का जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अकबर के इसमें, तो उन्होंने भी वो सिस्टम बनाई थी लैंड और टैक्स के बारे में। तो ये भी चीज़ें आप इसमें हिस्ट्री में लिख सकते हैं। उसके बाद जब ब्रिटिश रूल आया, हमने एशियन इंडिया देखा, कौटिल्य और अर्थशास्त्र, उसके बाद मुगल में तोदरमल की जो प्रोविजन, उसके बाद ब्रिटिश राज जो 1860 से 1947 के बीच अगर देखते हैं, तो इसमें सर जेम्स विल्सन जो है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जबकि पहला जो इनकम टैक्स एक्ट 1860 था, 1857 के रिवोल्ट के बाद इसको जनरली इसको कोडिफाई किया गया था। तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस जो मॉडर्न इनकम टैक्स लॉ है, फर्स्ट टाइम टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम इंडियंस। और मोर जो टैक्स लॉ केम इनटू लेटर, जैसे 1880, उसी तरह से 1886 का जो एक्ट है उसमें, उसके बाद 1918 का एक्ट जो था, और उसके बाद 1922 का एक्ट। तो ये भी उसके अंदर आप लिख सकते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में, कि ये जो इंपॉर्टेंट ईयर है 1886 का, 1918 और उसके बाद 1922। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप देखते हैं कि जो 1922 का एक्ट था इनकम टैक्स का, वो कंटिन्यू रहा, और गवर्नमेंट स्टार्टेड वर्किंग ऑन ए न्यू लॉ। तो उसी तरह से इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया। A new law came into effect in 1961. It came into effect 1 अप्रैल 1962 को इसको लागू किया गया उस समय। और बहुत लोग इसलिए बोलते हैं कि 1 अप्रैल को आप अप्रैल फुल बनाते हैं, उसके पीछे अलग अलग रीजन है। एंड ही स्टिल यूज टुडे with many updates, tell us how to calculate and who should pay, what income tax is payable, ये सारी प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। जैसे मतलब रिसेंट डेवलपमेंट अगर आप देखते हैं, तो कि 2017 में जो कि जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सिंप्लीफाई किया इसने इनडायरेक्ट टैक्स को। ई फाइलिंग के प्रोविजंस आ गए इनकम टैक्स में, रिटर्न में, जैसे आप आईटीआर फाइल करते हैं कि वो ऑनलाइन आप फाइल करना उसको ईजी हो गया है। फेसलेस असेसमेंट है कि टैक्स ऑफिशियल से डोंट मीट एनी पर्सन, उसके अंदर से पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब प्रोविजन लाए गए हैं। अगर आप देखते हैं कि अगर टैक्स लॉ की इम्पोर्टेंट क्या है, इसका इतिहास क्या है, तो हमने जो है कि इसको एशियन इंडिया देखा, मुगल पीरियड और ब्रिटिश पीरियड का आप लिखिए। उसके बाद जो इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद जो एक्ट आया 1961 का, उसका भी आप उसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। और इसमें जो टैक्स का कलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये स्कूल, हॉस्पिटल, रोड, रेलवे, लॉ एंड ऑर्डर, आपकी बाउंड्री की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, इन सब में इसका पैसा जो यूज़ होता है। और ये रिच एंड पुअर के फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकम को, डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी लाता है। अगर हिस्ट्री हमने जैसे कि देखा कि एशियन इंडिया में कि टैक्स स्टेट मौर्यन एम्पायर, कौटिल्य अर्थशास्त्र हमने देखा है, और वहाँ पे जैसे ग्रेन, कैटल और इस तरह के रूप में उसको टैक्स कलेक्ट किया जाता था। मिडिवल पीरियड में मुगल के राजा तोदरमल, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे राजा अकबर के, तो उन्होंने भी एग्रीकल्चर आउटपुट पे टैक्स लगाना चालू किया था। रिलीजियस टैक्स उस समय थे, कुछ निकाल दिए गए थे। तो ब्रिटिश पीरियड में अगर आप देखते हैं, तो 1886 एक्ट, 1918 एक्ट और 1922 का ये जो एक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सर जेम्स विल्सन का नाम लेना बहुत जरूरी है। 1857 के बाद में जो इनको इनकम टैक्स एक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और इसके बाद जो 1886 का एक्ट आया, तो सेपरेट किया लॉ को फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट को, उसको ले अलग से लॉ, और इसको 1918 में जो एक्ट है उसको रिप्लेस किया 1886 को। और फिर 1922 की जो कि 1961 तक चला। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर हमने देखा है कि न्यू लॉ नीडेड फॉर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 पास्ट और केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल। ये क्या क्या कवर करता है? इनकम टैक्स कवर करता है, कैपिटल गेन टैक्स, एग्रीकल्चर
इनकम जो कि एक्सेम्प्ट है उसके बारे में भी आगे इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। और वेल्थ टैक्स जो है कि नाउ जो एबॉलिश कर दिया गया है। रिसेंट चेंजेस अगर आप इसमें लिख सकते हैं हिस्ट्री में, जैसे एनुअल फाइनेंस एक्ट जीएसटी इंट्रोड्यूस 2017। स्टूडेंट्स जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे हिस्ट्री ऑफ जो इनकम टैक्स के बारे में, तो आपको ये सब अच्छे जो 20 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट हमने कवर किया, हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉ इन इंडिया। उसी तरह से हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन लॉ इन इंडिया। तो इसके जो प्रोविजन है कि ये टैक्स कौन लगाएगा, कि जो रेवेन्यू कलेक्शन होगी तो सेंटर को कितना मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा कितना मिलेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और अगर इसमें कुछ इक्वालिटी इनइक्वालिटी है तो ये सारे प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में दिए हुए हैं वो आपके सिलेबस में हो, वो हम डिटेल में देखेंगे कि जब भी इस तरह के फुल लेंथ या शॉर्ट नोट में इस तरह के क्वेश्चन आने के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन के आने की संभावना है। तो हम आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या क्या है। जैसे आपको पता है कि टैक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ एनी गवर्नमेंट। ये जो करता है टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं पब्लिक से, वो जनरली यूज होता है एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, डिफेंस एंड सैनिटाइजेशन एंड वेलफेयर स्कीम। ये वेलफेयर स्कीम के लिए, आपको प्रोटेक्शन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, पुलिस के लिए, और उसके बाद जो है मिलिट्री, आर्मी और जो डिफेंस है आपका, उसमें सारा चीज़ें ये टैक्स का पैसा लगाया जाता है। विदाउट टैक्सेस गवर्नमेंट सच में तो रन नहीं कर सकती। और इंडिया में अगर देखेंगे तो टैक्स कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ऑटोमेटिक, इट कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये प्रोविजंस है कि आप टैक्स को लेवी कैसे करोगे, कलेक्ट कैसे करोगे, और ये सारे प्रोविजन उसके अंदर वो दिए हुए हैं। तो हम इसमें देखेंगे फाइनेंस कमीशन, मनी बिल, फाइनेंस बिल, बजट के बारे में, प्रोसीजर के बारे में। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, चाहे वो 265 हो, कि आप टैक्स तभी कलेक्ट करोगे कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और जो टैक्स लगाने का जो प्रक्रिया है वो क्या है वो हम सब जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि टैक्सेशन के इंपॉर्टेंस, आपको ये क्वेश्चन है कि आपको जो मुंबई यूनिवर्सिटी के 75-25 पैटर्न में आपको ये पूछा जा रहा है कि टैक्सेशन जो है कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में उसके प्रोविजंस क्या है। तो और इसके पहले इंपॉर्टेंस आपको बताना जरूरी है कि जैसे रेवेन्यू जनरेट करता है गवर्नमेंट के लिए, ये फंड्स पब्लिक सर्विस के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, रोड के लिए, डिफेंस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए की यूज होता है। और ये रिड्यूस इनइक्वालिटी करता है टैक्सेशन मामले में, और इनकरेज करता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, प्रमोट अकाउंटेबिलिटी। आर्टिकल 265 जैसे नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन एक पुरानी कहावत है, जहाँ पे लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है कि उसमें कि इंडिया में जैसे लॉ आर मेड टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, दिस प्रिंसिपल इज अलाउड। उसी तरह से अगर आप ये जो आर्टिकल 265 देखते हैं, जैसे नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो देता है कि द गवर्नमेंट कैन नॉट चार्ज और कलेक्ट टैक्स अनलेस दिस इज लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो पहला प्रोविजन आप लिखोगे 265 का, और एनी टैक्स विदाउट ए लीगल बेसिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये भी आप लिख सकते हैं। दिस प्रोटेक्ट द सिटीजन फ्रॉम आर्बिट्रेरी टैक्सेशन, मनमाना ढंग से टैक्सेशन नहीं लगा सकते, ये 265 में वो बताता है। उसके बाद अगर आप देखते हैं प्रोविजन 246, जो आर्टिकल 246 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है लेजिस्लेटिव पावर को, जबकि स्टेट गवर्नमेंट और जो यूनियन गवर्नमेंट है कि वो किस तरह से किसके पास पावर होगा कि वो टैक्स कलेक्ट करने का। जैसे कि आपको पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है लेजिस्लेटिव पावर का, जो सेंटर का जो है यूनियन लिस्ट में होता है और उसके बाद स्टेट लिस्ट होता है, और दोनों का अगर पावर है वो कंकरेंट लिस्ट में होते हैं। अगर आप देखेंगे जैसे यूनियन लिस्ट है गवर्नमेंट की, जैसे इनकम टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, कस्टम है, एक्साइज है, इंटर स्टेट जीएसटी। तो उसी तरह से स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है, लैंड रेवेन्यू करती है या स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करती है। तो ये जो है स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बताया, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट जहाँ पे दोनों भी वो टैक्स वो कलेक्ट कर सकते हैं। अगर 7th शेड्यूल हम देखते हैं कि डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर, जैसे इनकम टैक्स है जो कि एक्सेप्ट है एग्रीकल्चर को, और जो इनकम टैक्स है वो यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट जो कलेक्ट करती है, कस्टम ड्यूटी करती है, एक्साइज नाउ रिपील्ड बाय द जीएसटी, पहले एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, जीएसटी को रिपील कर दिया है। कॉर्पोरेशन टैक्स है या जीएसटी ऑफ इंटर स्टेट है या वेल्थ टैक्स नाउ एबॉलिश्ड। स्टेट उसी तरह से स्टेट लिस्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि जैसे लैंड रेवेन्यू है, एग्रीकल्चर जो इनकम टैक्स है या एक्साइज अल्कोहल पे है या नार्कोटिक जो जीएसटी में भी कन्वर्ट हो गए हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी है या व्हीकल टैक्स है, ये सारे जो प्रोविजन स्टेट को पावर है कि वहाँ पे वो टैक्स वो कलेक्ट कर सकती है। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है आर्टिकल 268 से 281 जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बताता है। तो जैसे आपको बताया कि लेविट करता है, कलेक्ट करता है, शेयर करता है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। जैसे आर्टिकल 268 अगर आप देखते हो तो स्टैम्प ड्यूटी एंड सर्टेन एक्साइज ड्यूटीज आर लेविड बाय द सेंटर फॉर कलेक्शन ऑफ द टू रिटेन द टैक्सेस। तो ये जो करता है कि स्टैम्प ड्यूटी अगर आप लिख सकते हैं। उसी तरह से सम टैक्सेस दैट इंटरेस्टेड 269 बताता है कि नाउ रिपील ड्यूटी जीएसटी विच कैन बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर
बट असाइन टू द स्टेट। तो ये भी चीज़ें आप देखने को 269 में डिस्ट्रीब्यूशन, जो टैक्स जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का पावर जो होता है सेंटर के पास। उसी तरह से 270 270 आर्टिकल आप कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हो, जैसे कि टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी आर लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, but a proportion of he shared between the state based on the recommendation of the फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। 271 अगर आप देखते हैं, पार्लियामेंट कैन इम्पोज सरचार्ज ऑन यूनिट टैक्सेस दैट आर नॉट शेयर्ड विद द स्टेट्स। उसी तरह से आर्टिकल 276 में देखते हैं, जहाँ पे आप प्रोफेशनल टैक्स एंड एम्प्लॉयमेंट से जो कि 2500 से ज़्यादा पर ईयर नहीं हो सकता। तो यह हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट 5 आर्टिकल्स जो हमने पहले का आर्टिकल देखे उसको छोड़ के 268, 269, 270, 271 और 276 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है कि उसमें वो प्रोविजन करता है इसके बारे में। आर्टिकल 280 अगर हम देखते हैं तो फाइनेंस कमीशन है इसमें। फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 ईयर्स, और ये रिकमेंड करता है कि सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। उसकी तरह से ये एडवाइस करता है ग्रांट इन एड जो स्टेट को मिलता है, मेजर टू इम्प्रूव फिजिकल बैलेंस को कैसे उसको इम्प्रूव करे उसके बारे में भी वो बताता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 में जो इसको इंट्रोड्यूस किया, तो वो भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में, आप अगर ये क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन क्या है इनकम टैक्स में, उसमें आप लिख सकते हैं जैसे इंट्रोड्यूस इन 2017 और लाइक रिप्लेस किया इसने वैट को, सर्विस टैक्स एक्साइज जो पहले हुआ करता था अब जीएसटी हो गया। तो ये ब्रॉट ए न्यू रेजिम ऑफ द वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। उसके बाद आर्टिकल एडेड जो है कि इसमें जो ऐड किए गए कि 246A, 269A और 279A, ये जो आर्टिकल्स ऐड हुए कि 246A जो स्पेशल पावर टू मेक जीएसटी लॉ बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद 269A जीएसटी ऑन इंटरस्टेट ट्रेड लेविड बाय सेंटर एंड शेयर्ड बाय द स्टेट। उसके बाद 279A सेंटर जीएसटी काउंसिल डिसाइड विद रेट एक्सेप्शन। शॉर्ट नोट और फुल लेंथ में इसके आने का आंसर की ज़्यादा संभावना है, तो इसको आप अच्छे से 20 to 25 पॉइंट्स आपको अच्छे जो आपको याद रहते हैं, आप ये 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। और सर टाइप्स ऑफ टैक्सेशन जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट टैक्स जिसको आप बोलते हो जैसे इनकम टैक्स हो गया, प्रॉफिट या वेल्थ टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली कलेक्ट करती है, और जो इनकम टैक्स कैपिटल गेन और कॉर्पोरेट टैक्स होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप देखते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जैसे सेंटर एंड स्टेट का है, जैसे जीएसटी, कस्टम, एक्साइज। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो भी आप कुछ चीज़ खरीदते हैं या सर्विस लेते हैं तो उसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्स आप जब भी वो खरीदते हैं तो आप उसको दे रहे होते हैं। और बजट के बारे में प्रोसीजर आप देखेंगे कि ये टैक्स लगाया कैसे जाता है, बजट में उसका क्या क्या प्रोविजन होते हैं टैक्सेशन के, वो हम देख रहे हैं। और ये बजट का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। यहाँ पे वो जो है कि टैक्सेशन जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा वो जनरली डिसाइड होते हैं, और ये इम्प्लीमेंट जो होता है 1 अप्रैल से जनरल होता है। जनरली जो बजट वो पेश करता है आप सबको पता है कि ये जो 1 फरवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं फाइनेंस बिल, जिसमें ये बजट में जो कंटेंट जो होता है कि प्रपोजल रिलेटेड टू टैक्सेशन, और ये जो अदर फाइनेंशियल मैटर्स फॉर द ईयर है इट इज़ इंट्रोड्यूस अलॉन्ग विद द बजट। तो इसमें जो फाइनेंस बिल वो पेश करते हैं उसमें टैक्सेशन से रिलेटेड उसमें प्रोविजन है। जैसे आप देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइनेंस बिल होता है, एक फाइनेंस बिल जिसको मनी बिल बोलते हैं कंटेन्स ओनली टैक्सेशन प्रपोजल्स, और उसका एक दूसरा फाइनेंस बिल होता है ऑर्डिनरी बिल कंटेन्स टैक्सेशन एंड अदर मैटर्स। द फाइनेंस बिल मस्ट बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द बजट पर्पस बिकम अ लॉ। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये जो इसके प्रोविजन के तहत ये होता है कि फेमस पॉलिटिकल प्रिंसिपल है, जैसे कि टैक्स शुड नॉट ओनली बी इम्पोज्ड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप जो भेजते हो कि इलेक्शन में इलेक्ट करके, वो ही जो है कि वो फाइनेंस बिल और इसके ऊपर वो वोट करते हैं। तो आर्टिकल 265 टैक्स ओनली बाय ऑल लॉ, वो जो प्रोविजन करता है पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली पास टैक्स लॉस एंड फाइनेंस बिल, मनी बिल एंड बजट आर प्रेजेंटेड एंड डिबेटेड इन पार्लियामेंट। और मनी बिल के जो प्रोविजन है जिससे आपको पता है कि आर्टिकल 110 में है, मनी बिल जनरल टैक्सेशन, बोरिंग ऑफ मनी, और ये अलग अलग उसमें भी प्रोविजन होते हैं, क्योंकि टैक्सेशन जो मनी बिल जो होता है कंटेंट्स मेन प्रोविजन उसमें होता है। और कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, जो इसके जो प्रोविजन है मनी बिल के, और नीड्स प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन है, राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, ओनली सजेस्ट चेंजेस। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो इसको डिसाइड करते हैं वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। तो इस तरह से हमने देखा कि सिटीजन इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट इन टैक्सेशन थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो है कि जो इंडियन सिटीजन है या वोटर्स है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू टैक्स कितना होना चाहिए वो बताते हैं। और जुडिशियल सेफगार्ड भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे आपका आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी है, इसमें टैक्स लॉस मस्ट बी फेयर एंड नॉट आर्बिट्रेरी, ये बताता है। आर्टिकल 19 राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टैक्स लॉस मस्ट नॉट अनफेयरली रेस्ट्रिक्ट दिस, ये भी वो बताता है। और 32 अगर आपको टैक्सेशन में और टैक्स लॉ में आपको ऐसा लगता है कि आपका कुछ फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आर्टिकल 32 और 22 में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कि इफ इट टैक्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल पीपल कैन गो टू द कोर्ट।
उसी तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ पीच एंड सब्सटेंस एक डॉक्ट्रिन है कि ये कोर्ट जनरली यूज करती है कि रिजॉल्व करने के लिए जो टैक्स लॉ है कि वो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में बहुत बार उसमें कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर हम कंक्लूडिंग में देखें कि आपका जो क्वेश्चन है जो पार्ट 2 मॉड्यूल 1 का जो सेकंड पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है क्या है, जिसके ऊपर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी में फुल लेंथ या शॉर्ट नोट पे क्वेश्चन ज़्यादा एक्सपेक्टेड आप कर सकते हो कि ये इंश्योर करता है कि नो टैक्स इज कलेक्टेड विदाउट लीगल अथॉरिटी, आर्टिकल 265, और टैक्स पावर्स आर क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जैसे कि अपने आर्टिकल 246 और 7 शेड्यूल में हमने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट देखा। और रिवेन्यूज आर शेयर्ड फेयरली, जैसे आर्टिकल 268 से 281 के हमने प्रोविजन देखे फाइनेंस कमीशन द्वारा। और बजट एंड टैक्सेशन लॉज आर पास्ड इन ए डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, जैसे बजट, मनी बिल और फाइनेंस बिल, ये भी हमने देखा है। और सिस्टम इज इवॉल्विंग as unseen with the introduction of GST, digital tax filing and faceless assessment। तो इस तरह से यह पूरा आंसर आप इजी में समझा सकते हैं। अभी तक हमने हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन लॉ देख लिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन देखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो इसका है नेचर एंड स्कोप ऑफ टैक्स लॉ, उसके बाद हम डेफिनेशन ये देखेंगे 10 to 11। ये डेफिनेशन जो है शॉर्ट नोट और फुल लेंथ और शॉर्ट नोट और 2 मार्क्स में ज़्यादा आप फिर समझ सकते हैं। तो इसी तरह से हम नेचर एंड स्कोप देखते हैं जो कि शॉर्ट नोट और फुल लेंथ या 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। तो ये जो नेचर एंड स्कोप जनरली क्या बताता है कि एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्ज जो आपको इम्पोज करती है गवर्नमेंट कंपनीज पे या फिर इंडिविजुअल पे, तो मनी कलेक्टेड फ्रॉम टैक्सेस इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डेवलपिंग वर्क, डिफेंस, जैसे हम देखा एजुकेशन में, हेल्थ में, हॉस्पिटल्स में, रोड बनाने में, वेलफेयर में, इस तरह की चीज़ों में प्रोविजन और टैक्सेशन का पैसा जनरली खर्च होता है। और जो टैक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसके प्रोविजन जिस तरह से दिए हुए हमने पहले वाले आंसर में वो देखा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 अगर हम देखते हैं इसके नेचर और स्कोप के बारे में अगर देखेंगे कि टैक्स क्या है, उसको पहले आपको समझना पड़ेगा। ये कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये फाइन या पेनल्टी नहीं है। टैक्स टैक्स एक कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन है वेलफेयर के लिए जो आप करते हो, आपके डिफेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए आप करते हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप जो कंट्रीब्यूट करते हो। तो टैक्स इज ए कंपलसरी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज नॉट वॉलंटरी पेमेंट एंड नो डायरेक्ट बेनिफिट इज ए गिवन टू द टैक्स पेयर इन रिटर्न। इनडायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलता है, जैसे आपको सिक्योरिटी मिलती है, आपको पुलिस मिलती है, और ये सारी चीज़ों की आपको वेलफेयर की स्कीम आपको मिलती है। तो टैक्स मनी इज यूज्ड फॉर द जनरल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अगर आप एडम स्मिथ के जो फेमस इकोनॉमिस्ट है उनका अगर टैक्सेशन का डिफाइनेशन आप देखते हैं तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सिटीजन टू अ स्टेट टू एनेबल द परफॉर्म इट्स फंक्शन इज व्हाट द टैक्सेशन डज। तो नेचर ऑफ टैक्सेशन अगर देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैक्सेशन क्या है, तो कंपलसरी पेमेंट है, एवरी एलिजिबल पर्सन मस्ट पे टैक्स, इफ नॉट पेड, अगर ये पेड नहीं करते तो पेनल्टीज एंड लीगल एक्शंस में भी may follow। तो जैसे नो डायरेक्ट बेनिफिट है, जैसे अनलाइक फीस और चार्जेस द टैक्स पेयर्स डज नॉट गेट एनी specific service for the tax paid, the benefit is indirect such as better road, public hospital or national defense। So these are the things you have to keep in mind। कि नो डायरेक्ट बेनिफिट है कि जैसे चार्जेस है, जैसे कि आपको इसमें रोड मिल रही है, पब्लिक हॉस्पिटल मिल रहा है, नेशनल डिफेंस, इसी तरह से कलेक्टेड बाय द लॉ। तो हम इसके देख रहे हैं नेचर, जैसे कंपलसरी पेमेंट, नो डायरेक्ट बेनिफिट। उसके बाद तीसरा आप लिख सकते हो कलेक्टेड बाय द लॉ, द टैक्स इज लेविड ओनली बाय द लीगल अथॉरिटी लाइक इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, फाइनेंस एक्ट, आर्टिकल 265 तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। तो उसी तरह से ये जो यूज होता है इसका जो नेचर ऑफ जो टैक्स है, करेक्टरिस्टिक जो इसकी है कि यूज्ड फॉर पब्लिक वेलफेयर, ये जो टैक्स मनी जो यूज करते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, ये भी आप उसके नेचर और करेक्टरिस्टिक में लिख सकते हैं। हेल्थ के, एजुकेशन के लिए, रोड सैनिटाइजेशन है, या डिफेंस है, या पब्लिक ऑर्डर है, उसके लिए यूज करते हैं। नॉट ए पेनल्टी ऑफ फाइन, जो इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक और है कि टैक्स का कि ये पेनल्टी या फाइन नहीं है। टैक्स इज ए डिफरेंट फ्रॉम ए फाइन। A fine is a punishment for doing something wrong. A tax is a contribution for public welfare, ये याद रखना है। तो पर्सन ऑब्लिगेशन, जैसे कि एवरी पर्सन और कंपनी हु हैज़ ए इनकम, प्रॉपर्टी और ट्रांजेक्शन अबाउट सर्टेन लिमिट हैज़ ए लीगल ड्यूटी टू पे टैक्स। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ टैक्स वो भी हम इसमें देखेंगे। तो नेचर एंड स्कोप जो है कि आपको फुल लेंथ 2 मार्क्स या फुल लेंथ के लिए और शॉर्ट नोट के लिए भी आपको ये मुंबई यूनिवर्सिटी के 75-25 पैटर्न में आ सकते हैं। तो एनी गुड 20 to 25 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं एग्जाम में, अगर वो फुल लेंथ के आते हैं, और अगर वो शॉर्ट नोट में आते हैं तो 10 to 15 पॉइंट्स। उसी तरह से टाइप्स ऑफ टैक्सेस अगर देखते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मेरा ये पूरा कोशिश होता है कि आपको इजी वे में समझाए, जिससे कि जो फर्स्ट टाइम रीडर है उसको भी समझ में आए। तो ये जो टैक्सेस इंडिया में डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, जैसे आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पे करता है टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन इनकम, प्रॉफिट और वेल्थ, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, या जीएसटी कैपिटल गेन टैक्स हो गया वो। तो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे पेड इनडायरेक्टली बाय द कंज्यूमर व्हेन टू बाय द गुड्स और सर्विसेज, जब कोई चीज़ खरीदता है या कोई सर्विसेज लेता है, तो ये जो उसमें जीएसटी वो देता है, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो सेलर कलेक्ट्स इट एंड पेस इट टू द गवर्नमेंट। एग्जांपल अगर इसका देखते हैं तो जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज, कस्टम एक्साइज, ये सारी चीज़ें हम जीएसटी में
आ चुकी है। स्कोप ऑफ टैक्स अगर देखते हैं, हमने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक उसका देख लिया ऑलरेडी, और उसके बाद हम स्कोप देखते हैं कि दूसरा आपका जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्कोप क्या है टैक्सेशन का, एक्सटेंट एंड एरिया क्या है। स्कोप मतलब इसका एक्सटेंट और एरिया कहाँ तक है, वेयर द गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्स इन इंडिया एंड द स्कोप टैक्स इज डिफाइंड बाय। तो कॉन्स्टिट्यूशन जैसे डिवाइड करता है कि जो टैक्स कैसे लेवी होगा, उसको कैसे टैक्स का प्रोविजन, कौन कौन टैक्स लगा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। और आर्टिकल 246 जो 7 शेड्यूल डिफाइन करता है विच लेविड बाय द गवर्नमेंट एंड कैलकुलेटेड टैक्स, जैसे यूनियन लिस्ट है, तो इनकम टैक्स हो गए या इस तरह की टैक्स जो जीएसटी हो गई, या फिर जो स्टेट लिस्ट है उसमें भी लैंड रेवेन्यू स्टैम्प ड्यूटी इस तरह के जो है। और लिस्ट 3 जो कंकरेंट टैक्स है कि नो टैक्स ओनली लॉस दैट कैन बी मेड बाय द बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और ये कवरेज जो है डिफरेंट इनकम्स एंड ट्रांसेक्शन के जैसे स्कोप ऑफ टैक्स देखते हैं कि इनकम अर्न्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड फॉर रेसिडेंट, या सैलराइड और बिजनेस कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी है, सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है। तो इसको जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें कभी कभी इसको डिवाइड करते हैं। टेरिटोरियल स्कोप अगर देखते हैं तो इंडिया टैक्स लॉ जो अप्लाई करता है, इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन इंडिया, ऑल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड फॉरेन एंटिटीज अर्निंग इनकम फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे वो जो टेरिटोरियल स्कोप में जो इसका स्कोप है कि वो टेरिटोरियल स्कोप की कहाँ कहाँ वो टैक्स लगा सकती है उसका है। उसके बाद डिफरेंट इनकम और ट्रांजेक्शन के ऊपर कहाँ कहाँ टैक्स लगा सकते हैं इसका स्कोप हमने देखा। और इसका जो स्कोप है वो टैक्सेशन लॉ डिफाइन करता है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2070 होता है। तो ये स्कोप बताता है कि ये स्कोप कहाँ कहाँ तक रहेगा, कहाँ टैक्स लगा सकते हैं। कस्टम एक्ट 1962 और फाइनेंस एक्ट पास एवरी ईयर, जो बजट के साथ जो फाइनेंस एक्ट पेस्ट होता है कि उसके अंदर जो प्रोविजन और टैक्सेशन लॉ का इसमें यहाँ पे स्कोप उसका डिफाइन करते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेशन देखते हैं, रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ द नेशन के लिए भी, जैसे इंश्योरेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर उसमें हेल्प करता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करता है, रिड्यूस इनकम इनक्वालिटी करती है, और इकोनॉमिक कंट्रोल लाता है, जैसे महंगाई को कंट्रोल, इन्फ्लेशन, इनकरेज सेविंग्स, प्रमोट इन्वेस्टमेंट। ये थ्रू जो वेरियस जो आपके एटीसी या एटीडी में, जैसे एटीडी में आपको मेडिक्लेम लेने के लिए वो करता है, जिससे कि आपको हेल्थ फैसिलिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको उसमें जो टैक्स में छूट देता है। महंगाई को वो कोशिश करता है, इंकरेज करता है सेविंग के लिए, और प्रमोट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे लीगल और मोरल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू पे टैक्स एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट भी है टैक्सेशन के, जैसे आर्टिकल 14-19 में हमने देखा कि राइट टू इक्वलिटी है, टैक्स मस्ट नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अनफेयरली। उसी तरह से इसका जो स्कोप है आर्टिकल 19 में फ्रीडम जो है कि टैक्स लॉ मस्ट नॉट बी इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स अनलेस रीजनेबल। और उसी तरह से 265 नो टैक्स कैन बी कलेक्टेड विदाउट लीगल अथॉरिटी। और जुडिशियल रिव्यू का भी इसका जो स्कोप में पावर है कि कोर्ट्स कैन नॉट कैंसल टैक्स लॉज दैट आर अनफेयर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कैन कैंसल इट अगर वो अनफेयर और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसी तरह से रिसेंट डेवलपमेंट अगर हम जीएसटी में देखें, क्योंकि 2017 से आ गया, और उसके बाद 101st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम फॉर द गुड्स एंड सर्विस, और इसे रिप्लेस किया वैट को, सर्विस टैक्स को, अनदर टैक्सेशन को। और ये फेसलेस असेसमेंट है, इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स एक्ट, और जो फेयर है, डिजिटल ट्रांसपेरेंटी है। और अभी डिजिटल फाइलिंग के जो रिटर्न के जो स्कोप इसमें बढ़ा दिया गया कि ऑनलाइन थ्रू पोर्टल भी ये हो सकता है। तो हम ये स्कोप और नेचर हमने इनकम टैक्स का ये जो फटाफट हमने देखा है, जिससे कि आपको इजीली आप एग्जाम में जो 25 to 30 पॉइंट जो आपको अच्छे आ रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। नेचर एंड स्कोप ऑफ द टैक्सेशन इन इंडिया क्लियरली डिफाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ एवरी सिटीजन। तो ये फेयर जो एफिशिएंट टैक्स सिस्टम है, इसको कॉर्नरस्टोन ऑफ गुड गवर्नेंस है, एसेंशियल टूल फॉर द बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग एंड रिलायंट नेशन। तो उसी तरह से हमने देखिए हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन लॉ मॉड्यूल 1 का कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हमने देख लिया है, नेचर एंड स्कोप देख लिया है। अब ये 10 से 11 जो आपके डेफिनेशन है, ये 11 इसलिए बोलता हूँ कि ये जो लास्ट में 2 है, टैक्स एविजन एंड टैक्स अवॉइडेंस, हम उसको पूरी तरह से हम एक इसको देखते हैं कि ये पहला जो डेफिनेशन जो है आपका, इसके अंदर जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जनरली जो डेफिनेशन इसके 2 और 3 में दिए हुए, हमेशा जो डेफिनेशन 2 में देते हैं, इसका कुछ कुछ डेफिनेशन 3 में है, और कुछ कुछ डेफिनेशन इनडायरेक्टली दिए हुए बताए नहीं है, जैसे ग्रॉस टैक्सेबल इनकम हो गया। तो ये हम आगे चल के इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो पर्सन है, सेक्शन 231 में आपके पर्सन डिफाइंड किया है। उसका डेफिनेशन जो इनकम टैक्स एक्ट में पर्सन जो है इंक्लूड द फॉलोइंग, जैसे इंडिविजुअल हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुरिडिक्शन पर्सन नॉट फॉलिंग अंडर द अबव कैटेगरी। तो डेफिनेशन जब आप लिखते हो तो इसके अंदर लिखते हैं कि इसका स्कोप बड़ा है। पर्सन मतलब जो खाली जीता जाता पर्सन नहीं है, उसको छोड़ के भी बहुत से लोगों को इसमें पर्सन बोला जाता है, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का आपने एक एचयूएफ बना लिया, या कोई कंपनी है, कंपनी इज समथिंग ए पर्सन विदाउट ए बॉडी एंड फ्लैश, बट उसको भी आप टैक्स लगाते हो। फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। अगर इसमें आप देखते हैं कि जैसे एसोसिएशन पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, लोकल अथॉरिटी है, कि इसमें नॉट फॉर्म्ड फॉर अर्निंग इनकम, इट इज शैल स्टिल बी कंसिडर्ड अ पर्सन अंडर दिस एक्ट। ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो आपको बताता है कि सेक्शन 231 में 2 सबसेक्शन 31 में पर्सन डिफाइन करते हैं। इसके एग्जांपल हम देखें, इंडिविजुअल जैसे कोई है या कोई नाम का व्यक्ति है, सैलराइड है, एचयूएफ है, जैसे उन्होंने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है,
तो सबने सबने मिलकर एक एचयूएफ बना लिए। या कंपनी कोई है तो वो भी, या फर्म है, और उसमें बहुत लोग पूछते हैं सर लोकल अथॉरिटी जैसे बीएमसी हो गई तो ये पर्सन कैसे हो सकती है, ये तो ये भी क्या टैक्स भरती है क्या? तो बीएमसी वगैरह जो है कि ये टैक्स जनरली इनको टैक्स जो इनको रिटर्न फाइल करना होता है, टीडीएस जमा करना होता है, लेकिन इनको टैक्स एक्सेम्पशन है अंडर सेक्शन 10। तो अंडर सेक्शन 10 में इसको बीएमसी भी पर्सन है, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी से पर्सन माने जाते हैं, बट इसको टैक्स में बहुत बार एक्सेम्पशन होती है। और इसी तरह से आरटी की वो अर्न करती है, चाहे वो सर्विस दे के कभी कभी अर्न करती है, कभी कभी जो लोकल अथॉरिटी है वो रेंट पे दे के अर्न करती है, तो इसका रिकॉर्ड उन्होंने जमा करना होता है, इसलिए उसको पर्सन बोला जाता है। आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शन पर्सन से जैसे टेम्पल है या यूनिवर्सिटी है, तो इसको भी पर्सन बोला जाता है अंडर सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और पर्सन अगर आपको आता है डेफिनेशन या शॉर्ट नोट्स में, तो आपको लिखने हैं कि द टर्म पर्सन इंक्लूड्स व्हाट। फुल लेंथ पे जैसे आपको आ सकता है कि डिफाइन ऑल द टर्म 10, वो भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी तरह से सेक्शन 27 में एसएससी, जो आपके सिलेबस में है एसएससी, एसएससी मीन्स जो इनकम टैक्स भरने वाला है या जिसको टैक्स भरना चाहिए या जिसने टैक्स की डिटेल अपनी जमा करनी चाहिए। सेक्शन 27 में एसएससी, ए पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under this act is called as SSC। तो SSC is a person liable to pay tax under the Income Tax Act। ये इंक्लूड करता है पर्सन हु हैज फाइल्ड अ रिटर्न और whose any proceedings under the act has been initiated। ये इंक्लूड करता है डीम्ड एसएससी और डिफॉल्टिंग एसएससी भी। अगर कोई डिफॉल्टर है इसको भी एसएससी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1971 में बोलते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 जैसे इनकम टैक्स है एसएससी, अ पर्सन बाय whom any tax or sum of money is payable under this act। तो ऑल्सो इंक्लूड द कैटेगरीज, इसमें ए बी सी कैटेगरी है इसके एसएससी के। एक्चुअली अगर देखेंगे तो कैटेगरी ए जो है पर्सन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम प्रोसीडिंग्स हैज बीन टेकन अंडर दिस एक्ट, जैसे ओन इनकम के बारे में या इनकम फ्रॉम अनदर पर्सन अगर लायबल है तो लॉस सस्टेनेबल है। तो उसी तरह से बी अगर आप देखते हैं तो एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और सी अगर देखते हैं तो एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट ऑफ अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो डिफॉल्टर हो गया सी। प्रोविजन अगर कोई इसमें है कि एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी डीम्ड, और उसके बाद अ पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ हुम प्रोसीडिंग हैव बीन टेकन इन दिस एक्ट। तो हम ये 1 to 1 3 देखते हैं कि ये 3 एसएससी टाइप क्या होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ एसएससी है। पहला जो है एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम प्रोसीडिंग हैड बीन टेकन इन दिस एक्ट, दिस इंक्लूड्स हुम असेसमेंट ऑफ हिज ओन इनकम, असेसमेंट ऑफ इनकम of another person for which he is liable, या assessment of loss sustained by him or another person, या determination of refund due to him or another person। इससे एग्जाम्पल अगर देखते हैं, मिस्टर राज इज असेस्ड फॉर हिज बिजनेस इनकम एसएससी। मिस्टर अर्जुन गार्डियन ऑफ ए माइनर, अगर माइनर है उस गार्डियन का तो हिज इनकम इज क्लब्ड, वो भी एसएससी माना जाएगा। और अगर कोई जिसको रिफंड क्लेम करना है वो भी इसको एसएससी माना जाएगा। तो उसके बाद डीम टू बी एसएससी, अब ये कौन होते हैं, जैसे कि मिस्टर रमेश डाइस, हिज सन फाइल्स आईटीआर ऑफ हिज इनकम, ही इज कॉल्ड एज ए डीम्ड एसएससी। उसी तरह ट्रस्टी है मैनेजिंग कमेटी की इनकम का ट्रस्ट, उसको भी डीम्ड एसएससी माना जाता है इस प्रोविजन में अंडर बी। तो उसके बाद एवरी पर्सन जो है कि हु इज डीम टू बी एसएससी इन डिफॉल्ट, जैसे कि एम्प्लॉयर है डिडक्ट करता है टीडीएस बट वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करता है, तो यहाँ पे ही इज डीम टू बी एसएससी एंड एसएससी इन डिफॉल्ट इसको बोलते हैं। या तो टेनेंट है जिसने कि उसको जो भी उस पर भाड़े करी रख रहा है उस पर वो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, इनकम टैक्स को जमा नहीं कर रहा है, तो भी एसएससी इन डिफॉल्ट इसको बोला जाएगा। तो जिस तरह से हमने एसएससी देखा कि सेक्शन 27 में कि एसएससी जो है कि जिसको टैक्स पे करना है या लायबल है पे करने के लिए वो एसएससी होता है। अगर कंक्लूड करें कि एसएससी नॉट जस्ट समवन हु पे टैक्स डायरेक्टली बट आल्सो इंक्लूड दोज हु इन्वॉल्व्स असेसमेंट लॉस और रिफंड मैटर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम ऑफ अदर्स एंड फेलिंग टू परफॉर्म द टैक्स ड्यूटीज। तो दिस आर द थिंग्स। उसके बाद हम देखते हैं प्रीवियस ईयर, जो सेक्शन 3 में, यहाँ पे याद रखना है ये सेक्शन 2 में नहीं आ रहा है, जो प्रीवियस ईयर आपका डिफाइंड है वो सेक्शन 3 में है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो प्रीवियस ईयर को डिफाइन करता है कि द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग द असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल ईयर। ये भी हम डिटेल में देखेंगे। तो सेक्शन 3 में इसको दिया हुआ है, जनरली ये प्रीवियस ईयर है, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। इसको हम इसी तरह से इसको जानने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के तहत। और उसमें जैसे आप देख सकते हो तो प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। जैसे जनरली ये फाइनेंस ईयर जो होता है कि जो ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, वही प्रीवियस ईयर होता है। तो इसको बहुत बार जो फाइनेंशियल ईयर और जो प्रीवियस ईयर जो ऑलमोस्ट सेम होते हैं कि जो 1 अप्रैल 31 मार्च में जहाँ पे अपने इनकम अर्न की है कि उसको जो प्रीवियस ईयर सेक्शन 3 में बोला जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें कि इनकम अर्न किया आपने 1 अप्रैल से 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक, तो इसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो 23 24 होगा। ये फाइनेंशियल ईयर भी होगा, लेकिन इसकी जो असेसमेंट होगी मीन्स ये इन्होंने इनकम जो अर्न की है उस पर जो टैक्स लगेगा वो असेसमेंट ईयर 24 25 में मीन्स नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट जो
इसमें चालू होता है अप्रैल से, तो 2024 से उसमें वो असेसमेंट ईयर होगा। तो हमने प्रीवियस ईयर देखा है सेक्शन 3 में। उसी तरह से प्रीवियस प्रोविजन जो एक्सेप्शन के हैं इसमें, इन केस ऑफ न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है कि उन्होंने जो बीच में ही अगर वो 31 अप्रैल 23 से नहीं, अगर वो फर्स्ट जो है अगस्त 23 से अगर वो बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो जितने पीरियड के लिए है वो उसका प्रीवियस ईयर उसको माना जाएगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 23, तो उसका प्रीवियस ईयर 1 अक्टूबर 23 से 31 मार्च 24 होगा। उसी तरह से अगर किसी ने लॉटरी फर्स्ट टाइम जीती है 15 अगस्त 23 में, इसका न्यू सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसका प्रीवियस ईयर 15 अगस्त 23 से 31 मार्च 24 होगा। इसको अगर कंक्लूड करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्या है, कि इनकम जिस जहाँ पे आप प्रीवियस ईयर में असेसमेंट जो फाइनेंशियल ईयर उसमें जो अर्न करते हो आप वो है, और इनकम इज असेट एंड टैक्स इन असेसमेंट ईयर दैट्स इन न्यू ईयर, अ न्यू बिजनेस और इनकम इन द प्रीवियस स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ स्टार्टिंग एंड अर्निंग। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू असेसमेंट ईयर, सेक्शन 29 में ये दिया हुआ है आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। आपको इसी तरह से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिसको आपको याद हो जाए। अगर आप 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा और एग्जाम में लिखने में आपको आसानी होगी। सिलेबस के बाद कुछ नहीं आता, तो इसलिए आपको ये सिलेबस बहुत अच्छे से देखना है और इस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू इसको कवर करने की मैं आप सबके लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो सेक्शन 29 जो है इनकम टैक्स एक्ट का, असेसमेंट ईयर मींस द प्रीवियस 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल अप्रैल एवरी ईयर। इसका जो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, असेसमेंट ईयर इज द ईयर विच इनकम अर्नड इन द प्रीवियस असेस्ड आर एंड टैक्स। It always starts from 1st April and ends on 31st March of the following year. Income earned in the previous year and is assessed in the assessment year. बहुत बार स्टूडेंट बोलते हैं सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसलिए आप स्टूडेंट नहीं दे सकता, प्लीज इस तरह की डिमांड आप मत करिए, ठीक है। एग्जाम्पल जो है और आप उसको सुनेंगे तो इसमें आपका फायदा है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इनकम अर्नड फाइनेंशियल ईयर जो 23 प्रीवियस ईयर इसको बोलते हैं, विल बी असेस्ड इन असेसमेंट ईयर 24-25। जैसे अजय है 7 लाख रुपीज अगर उन्होंने 22-23 में, जैसे उन्होंने 1 अप्रैल 22 से लेकर मार्च 23 तक उन्होंने अर्न किए, तो ये फाइल जो रिटर्न करते हैं पे टैक्स के लिए वो असेसमेंट ईयर 23-24 में करते हैं। उसी से कंपनी अर्न करता है प्रॉफिट 21-22 में, तो उसका असेसमेंट ईयर 22-23 उसके आगे वाला ईयर होगा, तो ये आपको याद रखना है। तो असेसमेंट ईयर जो होता है टैक्सेशन ईयर इसको बोलते हैं, ऑलवेज बिगिंस विद 1 अप्रैल एंड विद 31 मार्च एंड इट कम्स इमीडिएटली आफ्टर, इतना याद रखना है, आफ्टर प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर ही फाइनेंशियल ईयर की तरह होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए देखते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, जो कि आपके डेफिनेशन में दिया हुआ है आपके सिलेबस में, इसको भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर होता है 12 मंथ पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, और ये इन ईयर इन विच इनकम इज एक्चुअली अर्नड। ये उसी तरह से जैसे आपका जो पहले हमने देखा कि आपका जो जो ये ईयर है जिसको आप प्रीवियस ईयर बोलते हो, उसी को आप जो है कि फाइनेंशियल ईयर भी उसको कहा जाता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क होता है। द फाइनेंशियल इज गवर्नमेंट एंड द टैक्सेस कैलकुलेट इनकम एक्सपेंसेस and tax liability for income tax purposes. Financial year and previous years are usually the same for income tax purpose. Income earned in the financial year is assessed in the following assessment area, ये आपको याद रखना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 23-24 में कि जो इसका जो आपका जो ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर, वो 1 अप्रैल 23 से 21 मार्च 24 होगा। कोई रोहित करके अर्न करते हैं सैलरी अप्रैल 22 से मार्च 23 का, जो इनका जो फाइनेंशियल ईयर होगा तो वो 22-23 होगा, जिसको कंपनी रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स एक्सपेंस फाइनेंशियल 21-23, तो उनको जो टैक्स फाइलिंग 22-23 होगा। अगर कंक्लूड करें तो फाइनेंशियल ईयर ऑफ अर्निंग होता है स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और इनकम इज अर्नड इन द फाइनेंशियल ईयर टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। अभी डिस्टिंक्शन देखते हैं हमने जो 3 टाइप ऑफ ईयर देखे हैं, बहुत ईजी है एक्चुअली, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर ये ऑलमोस्ट सेम होता है। इसको आपको याद रखना है कि ये वो ईयर होते हैं जहाँ पे आप इनकम अर्न करते हैं, और उसके अगला साल जो होता है कि वहाँ उसका असेसमेंट ईयर उसको बोलते हैं। जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर देखो, ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड एंड इट इज, जो प्रीवियस ईयर डिफाइन करता है सेक्शन 3 में, और इसका ड्यूरेशन 12 मंथ्स का होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च का, और ये रिकॉर्ड करता है कंप्यूट टू, इसका जो पर्पस होता है रिकॉर्ड एंड कंप्यूट द इनकम। इसके एग्जांपल जैसे हमने देखे 1 अप्रैल 23 से या 20 मार्च तक अगर इसने कवर किया तो इसका प्रीवियस ईयर होगा 23-24। ये रिलीवेंस जो है कि रिलीवेंट टू द टैक्स पेयर फॉर अर्निंग इनकम, सेम एज फाइनेंशियल ईयर, इन द मोस्ट केसेस द फाइनेंशियल ईयर एंड द प्रीवियस ईयर इज सेम। तो फर्क खाली इसमें ये होता है कि प्रीवियस ईयर में कि अगर उन्होंने बीच में चालू किया बिजनेस तो उसका जो प्रीवियस ईयर होगा वो रिड्यूस कर सकता है 12 मंथ से, और उसी तरह से फाइनेंशियल जो होगा लेकिन वो पूरा फाइनेंशियल ईयर वो स्टार्टिंग से वो कैलकुलेट करते हैं। तो असेसमेंट ईयर अगर आप देखते हो, ईयर इन विच इनकम इज असेस्ड एंड टैक्स, इसको जो डिफाइन किया गया है असेसमेंट ईयर को सेक्शन 29 में किया हुआ है, और इसका जो 12 मंथ्स है जो 1 अप्रैल 23 से चालू होता है, एसएससी कलेक्ट द टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। इसका जो एग्जाम पर्पस जो होता है कि एसएससी क्या करता है, कलेक्ट करता है टैक्स को और इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर को।
और उसी तरह से एग्जाम्पल जो है कि इसका कि इनकम टैक्स विल बी टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर 24-25। ये रिलेवेंट इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट टैक्सिंग इनकम के लिए करता है, ये फाइनेंशियल ईयर की तरह नहीं होता है, उसके आगे वाला ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर जैसे प्रीवियस ईयर की तरह होता है कि ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है रिकॉर्ड्स रखता है, और इसका जो डेफिनेशन कहीं भी एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन आपका इनकम टैक्स एक्ट में दिया नहीं हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो ड्यूरेशन जो उसका 12 मंथ्स का होता है, 1 अप्रैल से जो 31 मार्च तक का, इसका प्रोविजन टू ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंस बजटिंग एनुअली एंड द सेम पीरियड इज कॉल्ड द फाइनेंशियल ईयर। तरह से हमने ये भी देख लिया। उसको देखते हैं प्रीवियस ईयर, जैसे यू अर्न इनकम द ईयर इन विच, और उसके बाद असेसमेंट ऑफ ईयर द ईयर ऑफ द गवर्नमेंट असेसी एंड द टैक्स दैट इनकम। फाइनेंशियल ईयर मतलब ईयर यूज टू जनरल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सेम एज द प्रीवियस ईयर। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो 6 है, जो इनकम है सेक्शन 224 में। आपको ये जानना जरूरी कि इनकम किसको बोला जाएगा। जैसे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस या फिर प्रोफेशन या सैलरी। डिविडेंड आपको मिलती है किसी शेयर से, तो वो भी इनकम में कैलकुलेट होता है। कैपिटल गेन अगर आपको मिलता है कि प्रॉपर्टी सेल करके या लॉन्ग टर्म कुछ आप उसको गेन और शॉर्ट टर्म गेन, या विनिंग फ्रॉम लॉटरीज एंड सैलरी एंड अदर रिसिप्ट इवन इफ वॉलंटरी इट इज ब्रॉड टर्म, इट इंक्लूड्स लीगल एंड इलीगल इनकम। इलीगल इनकम को भी इनकम के दायरे में सेक्शन 223 बताता है, इतना आपको याद रखना है। सेक्शन 224 इनकम है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। देखते हैं जो इनकम जो होता है इंक्लूड्स वाइड रेंज ऑफ अर्निंग रिसिप्ट बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, लीगल और इलीगल, वेदर रिसीव्ड रेगुलरली और ओकेशनली। तो ये आपको इसमें लिखना बहुत जरूरी होता है कि इनकम सेक्शन 224 में दिया हुआ है, और इस टाइप ऑफ इनकम जो क्लासीफाई करते हो सेक्शन 224 बोलता है। तो ये जो की इंक्लूजन है इनकम के अंदर के क्या क्या रहेगा, जो आपके सेक्शन 224 में अराउंड मोर देन 12 आपको बताए हुए कि जो इनकम कैटेगरी जैसे प्रॉफिट एंड गेन है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस प्रॉफिट, फ्रीलांसिंग इनकम, ये प्रॉफिट एंड गेन का भी इसको इनकम माना जाए। डिविडेंड जैसे अर्निंग फ्रॉम शेयर्स, डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस शेयर या जिस तरह के जितने भी शेयर्स है अगर आप करते हो उसमें भी आपको डिविडेंड प्रॉफिट मिलता है, तो उसको भी आप इनकम बोलते हैं। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है कि डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, अगर वो एटीजी का सर्टिफिकेट है तो डोनेशन और द टू द टैक्स और उस तरह के अगर है तो भी उसको इनकम माना जाएगा। सैलरी, परक्विसिट एंड अलाउंस, जैसे बेनिफिट मिलता है एडिशन सैलरी को, फ्री रेंट, हाउस, ट्रेवल अलाउंस, तो इसको भी सैलरी को भी इसको टैक्स माना जाएगा। डायरेक्ट शेयर होल्डर है, बेनिफिट है तो कार प्रोवाइडेड टू डायरेक्टर, जैसे पर्क रिसीव्ड बाय डायरेक्टर और मेजर शेयर होल्डर इज ऑल्सो इनकम। कैपिटल गेन है जैसे सेलिंग कैपिटल एसेट्स, तो गेन फ्रॉम सेल ऑफ हाउस और प्रॉपर्टी, ये भी आपको जो है कि इनकम के दायरे में आती है। विनिंग ऑफ द गेम, जैसे लॉटरी अगर आपने जीत ली, टीवी गेम शो, गैम्बलिंग या केबीसी में आपने जीत लिया, लॉटरी जीत ली, तो भी इनकम इसकी जो आया आएगी उसको माना जाएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर वो करता है, पीएफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर देता है, तो वो भी आपको इनकम में कैलकुलेट होती है, उसको इनकम बोलते हैं। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे अमाउंट रिसीव्ड अंडर ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय द एम्प्लॉयर ऑन की एम्प्लॉइज, तो इंश्योरेंस पे आउट ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो अंडर दिस। जैसे गिफ्ट है, प्रॉपर्टीज है, जैसे मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, जैसे 50,000 गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव इज इनकम। शेयर इनकम एक्सीडिंग है, तो स्टार्टअप रिसीव अगर वो करता है तो भी, गवर्नमेंट ग्रांट और सब्सिडी मिलती है, कैश सब्सिडी बाय द बिजनेस ऑफ प्रमोशन इज ऑल्सो इनकम। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 224 में इनकम का, कि इनकम इंक्लूसिव है नॉट एग्जिस्टिव, कि इट कवर्स रिकरिंग वन टाइम रिसिप्ट, और इलीगल इनकम अगर ब्लैक मनी भी है तो उसको भी इनकम बोलते हैं। टैक्सेबल वो होता है 200 टाइम्स उसको टैक्स कर सकते हैं, तो टैक्सेबल मस्ट बी इंक्लूड ऑल आइटम्स लिस्टेड अबव एंड कैलकुलेट टोटल इनकम अनलेस स्पेसिफिकली एक्सेप्टेड। तो इस तरह से हमने ये पर्सन इनकम देख लिया कि इनकम सेक्शन 224 में है, और ये सारी चीज़ें वो इनकम में कवर होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो, अब इसके बाद हम 7th वाला कि ग्रॉस टोटल इनकम, ये भी कहीं डिफाइंड नहीं है इनकम टैक्स एक्ट में, इनडायरेक्टली उसको बारे में उसको चर्चा की गई और बताया गया है। तो जैसे आपको पता है कि जनरली 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट गेन, बिजनेस, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो ऑल इनकम अंडर 5 हेड्स, जो इसके 5 हेड होते हैं इनकम के जो कैलकुलेट होते हैं, तो बिफोर डिडक्शन भी, जैसे आपकी LIC का कभी कभी आप एक्सम्पशन क्लेम करते हैं, तो ये बिफोर डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80C 80D या जो भी आप डिडक्शन के पहले जो टोटल आपका इनकम हुआ है उसको आप ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, डिडक्शन के पहले। तो अगर इसके डेफिनेशन अगर हम देखते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम को, तो टोटल इनकम अर्नड बाय पर्सन अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन एंड चैप्टर 6A जो है 80C, डिडक्शन क्लेम करने के पहले जितना आपका टोटल कैलकुलेट होता है इनकम, उसको आप ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। तो एडिंग अप ऑल इनकम प्रीवियस ईयर में, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, हाउस प्रॉपर्टी आ गया, आपको रेंट आ गया, या फिर प्रॉफिट एंड गेन आ गया, या कैपिटल गेन, अनदर सोर्स ऑफ जो इनकम है, इसके जो कैलकुलेशन के प्रोविजन है कि एज पर सेक्शन 14 में आपके जो इनकम टैक्स एक्ट के 1961 के उसमें दिए हुए हैं।
इसका जो फॉर्मूला होता है जनरली जो ग्रॉस टोटल इनकम का, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस इनकम फ्रॉम जो इक्वल टू इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम, ये पांचों हेड जो है कि जो इसके इनकम होते हैं वो ग्रॉस टोटल इनकम हो जाते हैं। तो उसी तरह से एक एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं कि आपको सैलरी से समझिए 6 लाख मिला, हाउस प्रॉपर्टी से मिली, बिजनेस इनकम मिला, कैपिटल गेन मिला, आपको समझो 10,25,000 तक आपको कैलकुलेट हो गया। तो इसमें आप जनरली क्लेम कर सकते हो कि एक्सम्पशन एटीसी में अपने LIC लिए, हाउस रेंट का जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या ट्यूशन फी पे कर रहे हैं बच्चे की, उस तरह से बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। तो उसको वो डिडक्शन क्लेम करने के पहले जो इनकम होता है उसको ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम है स्टार्टिंग पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी की। नो डिडक्शंस आर कंसीडर्ड इन दिस स्टेज। आफ्टर कंप्यूटिंग ग्रॉस टोटल इनकम applicable deductions are subtracted and total taxable income is generated। उसी तरह से हम देखते हैं कि टैक्सेबल इनकम जो है आपका टोटल इनकम है, इनकम आफ्टर डिडक्शन जो होता है ग्रॉस टोटल इनकम का अंडर चैप्टर 6 से। तो ये जनरली ग्रॉस टोटल इनकम के बाद आप डिडक्शन लगाते हो और जो बचता है उसको आप टैक्सेबल इनकम होता है जिसके आपको टैक्स भरना होता है। तो फॉर्मूले जो इसका है कि टैक्सेबल इनकम का ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज इक्वल टू टैक्सेबल इनकम। इसका जो डेफिनेशन है, टैक्सेबल इनकम्स आर कॉल्ड टोटल इनकम in the income which tax is actually calculated and paid. It is obtained by deducting eligible deduction under chapter 6A and the gross total income। gross total income जो फॉर्मूला इसका एकदम सिंपल है कि आपका जो है कि ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, जो भी डिडक्शन आपको अलाउड है वो आपका टैक्सेबल इनकम में आ जाती है। जैसे एग्जांपल आप देखिए कि आपने ग्रॉस टोटल इनकम समझ लिया आपको 10 लाख है, आपने डिडक्शन 87 में 1.5 लाख क्लेम किया, 80D में समझो 25,000 किया, तो आपका बचा हुआ इनकम इतना है जिसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा स्लैब वाइज। तो टैक्सेबल इनकम इज द फाइनेंशियल इनकम यूज्ड टू कैलकुलेट टैक्स। इट कम्स अंडर द सब्ट्रैक्टिंग डिडक्शन GTI। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम, इक्वली इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2(1)A। इसको याद रखना इसलिए याद है कि A फॉर एग्रीकल्चर और A फॉर सेक्शन 2(1)A में एग्रीकल्चर इनकम डिफाइंड है जो कि टैक्सेबल नहीं है इंडिया में। इनकम टैक्स एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, इनकम फ्रॉम रेंट और रेवेन्यू ऑफ सच लैंड इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कल्टिवेशन, हार्वेस्टिंग है उसको भी एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग, एग्रीकल्चर इनकम एक्सेंट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10(1), ये आपको याद रखना है, बट मे बी कंसिडर्ड फॉर रेट पर्पसेस। ये रेट पर्पस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेट पर्पस में इसको स्लैब कैलकुलेट करने में बहुत बार ये जो है कि इसको कैलकुलेट होता है। जो सेक्शन 2(1) में एग्रीकल्चर इनकम मीन्स इनकम अर्न बाय फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, इंक्लूड रेंट, रेवेन्यू, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन एंड रिलेटेड बिल्डिंग। तो इसको अगर देखते हो तो सेक्शन 2(1)A के सब क्लॉज A, सब क्लॉज B1, सब क्लॉज B2, B3 और C में इसमें कुछ चीज़ें हुई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि क्या जो एग्रीकल्चर इनकम होगा क्या नहीं होगा। जैसे ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन 2(1)A सब क्लॉज A में है कि रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, लीज रेंट फ्रॉम द पेडी फील्ड एग्जाम्पल, ये भी आपको एग्रीकल्चर इनकम में आएगी। उसी तरह से इनकम फ्रॉम एक्चुअल एग्रीकल्चर कल्टिवेशन लैंड, जैसे सेक्शन 2(1)A B1 में दिया हुआ है ग्रोइंग एंड सेलिंग ऑफ बीट और शुगर केन इज एग्रीकल्चर इनकम। उसी तरह से प्रोसेसिंग प्रोड्यूस टू मेक इट मार्केटेबल, जैसे क्लीनिंग, ड्राइंग एंड ग्रेडलिंग क्रॉप्स, इससे भी अगर आपको इनकम हो रही है तो भी ये जो एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा और इस पे टैक्स नहीं लगेगा। सेल ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कल्टीवेटर है विदाउट मेजर प्रोसेस, सेलिंग ऑफ मैंगोस फ्रॉम अ फार्म विदाउट पैकिंग, तो अगर इसको पैक कर दिया तो टैक्स हो जाएगा, अगर पैक नहीं किया गया है तो फिर इस पे टैक्स नहीं लगता। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड पर्पज, फार्म हाउस और स्टोरेज ऑन द फार्म लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। इसका जो कंडीशन है कि एग्रीकल्चर इनकम किसको बोलेंगे कि इंडिया में एक पहली बात होनी चाहिए और बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस ही इसका यूज होना चाहिए, और बी आउटसाइड अर्बन लिमिट, जैसे कि ये अर्बन एरिया में नहीं हो चाहिए, 2-8 किलोमीटर फ्रॉम म्यूनसिपलिटी और डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ऑल्सो, तो उसको एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, उसको ये होगा। तो नर्सरी इनकम जो है, इनकम फ्रॉम सैम्पलिंग और सीडिंग ग्रोन नर्सरी आल्सो कंसिडर्स एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए अगर फार्म हाउस की लैंड है, बिजनेस और रेंटिंग, इट विल बी नॉट ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। ये आपको याद रखना है कि अगर कोई लैंड है उसको बिजनेस या रेंटिंग पर्पस आप दे रहे हो तो उसको एग्रीकल्चर इनकम, जैसे लैंड सेल है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर विद इन सिटी लिमिट इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम, इट में बी अट्रैक्ट ए कैपिटल गेन। एग्जाम्पल देखें कि अगर कोई बंदा है उसने 2 लाख सेल किया है वीट ग्रोन एज फार्म, इट्स एग्रीकल्चर इनकम। या अ ट्रस्ट अर्न रेंट फ्रॉम ए फार्म लैंड, इट इज एग्रीकल्चर इनकम। अ फार्म लैंड और एग्रीकल्चर लैंड इज यूज फॉर रेंट ऑफ ए मैरिज फंक्शन, अगर वही मैरिज फंक्शन के लिए यूज हो रहा है तो इट्स नॉट एग्रीकल्चर इनकम। और स्पॉइलिंग ऑफ द सोल्ड फ्रॉम नर्सरी रन बाय दिस इज एग्रीकल्चर इनकम। जैसे हम देखते हैं एग्रीकल्चर इनकम हमने देखा कि सेक्शन 2(1)A और इसका सब क्लॉज A, B, C में जो इसके प्रावधान दिए हुए कि एग्रीकल्चर इनकम क्या है, और एक्सेम्प्ट है सेक्शन 10(1) में, तो इसका जो टैक्स इस पे नहीं लगता, तो इसको बहुत अच्छे से आपको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं टैक्स एविजन, जो आपका 10वां पार्ट है,
टैक्स इविजन जिसे आप कर चोरी बोलते हैं। और उसके बाद जो दूसरा है कर बचाव टैक्स अवॉइडेंस, ये आपका लास्ट पार्ट है आपका जो मॉड्यूल 1 का। तो ये हम देख रहे हैं कि टैक्स इविजन किसको बोलते हैं, इलीगल एंड इंटेंशनली एक्ट ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस, जैसे हाइडिंग इनकम, इन्फ्लेशन एक्सपेंसेस, नॉट फाइलिंग रिटर्न्स, पनिशेबल ऑफेंस है ये कि टैक्स इविजन अगर आप कर की चोरी करते हैं। तो टैक्स इविजन मीन्स इलीगली अवॉइडिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेस बाय हाइडिंग इनकम, प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड नॉट फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स विच इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इसका जो की कैरेक्टरिस्टिक है इलीगल और अनएथिकल है, इन्वॉल्व्स कंसीलमेंट ऑफ इनकम एंड इन्फ्लेशन एक्सपेंसेस, लीड्स टू पेनल्टीज, इंटरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन। एग्जाम्पल ऑफ टैक्स इवेशन अगर आप देखते हो कि जैसे किसी ने अर्न किया 10 लाख रुपीज और उसने 5 लाख रुपए दिखाए आईटीआर में, तो हाइडिंग 5 लाख रुपीज इनकम टू अवॉइड टैक्स इज अ टैक्स एविजन, ये कर की चोरी हो गई। उसी तरह शॉपकीपर डज नॉट इशू बिलिंग फॉर द कैश सेल्स, नॉट रिपोर्टिंग एक्चुअल इनकम, देन दिस इज ऑल्सो टैक्स इवेजन, कर की चोरी हो गई। A company claims fake expenses using fake invoices, inflating expenses, this is also tax evasion, कर की चोरी। A landlord इश्यू करता है रेंट इन कैश एंड डज नॉट डिक्लेयर इट, तो ये भी कंसीलमेंट जो उसको छुपाता है, तो इसको भी वो जो है कि उसमें वो जो टैक्स इविजन बोलते हैं। कॉन्सिक्वेंस टैक्स इविजन क्या है कि पेनल्टी अगर ये पकड़ी गई तो पेनल्टी होती है 200% और मोर टैक्स एविडेड, और इंटरेस्ट और अनपेड टैक्स भी उस पर लगता है, और इम्प्रिजमेंट में हो सकती है 3 मंथ और 7 ईयर्स, डिपेंड ऑन द केस टू केस। तो टैक्स एविडेंस इज टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एविजन इज इलीगल, टैक्स एविडेंस इज लीगल बट अनएथिकल, कुछ कुछ केस में इसको बोला जाता है, वहाँ आने वाले इसमें क्वेश्चन वो देखेंगे। टैक्स एविजन इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, एक्चुअली कर की चोरी क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। It affects the economy and leads to legal action. तो honest and timely filing of returns helps in avoiding the penalties. Tax avoidance देखते हैं कर बचाव क्या है करके। इसका जो definition है, tax avoidance refers to a legal arrangement of financial affairs to reduce the tax liability using the loopholes, technicity and gaps in tax law. This is not illegal generally, अगर ये अच्छी तरह से किया जाएगा तो आपके सेविंग के लिए हेल्प करता है और आपको बहुत बार अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए या वेलफेयर के लिए यूज़ करता है। बट इसको अगर गलत ढंग से किया जाएगा तो इसका अनएथिकल हो जाता है, जैसे कि लीगल है बट अनएथिकल है, कुछ कुछ केस में एक्सप्लॉइट करता है लूप होल को और वीकनेस को, और मिनिमाइज टैक्स बर्डन करता है, मे बी क्वेश्चन और डिसअलाउ अंडर द जनरल एंटी एविडेंस रूल, जैसे क्रिएटिंग अ ट्रस्ट इन द नेम ऑफ द फैमिली मेंबर टू स्प्लिट इनकम, पे लोअर टैक्स, और या फिर टेकिंग हायर एचआरए एंड अलाउंस इंस्टेड ऑफ टैक्सेबल सैलरी, रिड्यूस टैक्सेबल इनकम लीगली, और ट्रांसफर बिजनेस प्रॉफिट रिलेटेड टू कंपनी ने लो टैक्स कंट्री, एक्सप्लॉइटिंग इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज, इन्वेस्टमेंट एलआईसी पीएफ में एटीसी में, तो टैक्स सेविंग विद इन द लिमिट ऑफ द लॉ, ये भी उसमें किया जा सकता है। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविजन जो है कि लीगल है टैक्स। अभी हम देखते हैं कि जो कर चोरी है और ये जो कर चोरी है और फिर टैक्स अवॉइडेंस, इसमें फ़र्क क्या है। टैक्स अवॉइडेंस जो है कि टैक्स का जो बचाव वो लीगल है, टैक्स एविजन कर चोरी इलीगल है। टैक्स अवॉइडेंस जो होता है एक्सप्लॉइट करता है लूप होल्स को, ये वायलेट करता है टैक्स लॉ को, टैक्स एविजन। और जो टैक्स एविडेंस है नो इमीडिएट पेनल्टी होती है उसमें, जो लेकिन टैक्स एविजन जो अगर टैक्स की चोरी आप करते हो लीड टू फाइन्स, इंटरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन। और टैक्स एविडेंस एग्जाम्पल देखेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर होता है जिसे टीसी वगैरह में आपको एक्सम्पशन मिलता है। या टैक्स एविजन जो है कि वो हाइडिंग ब्लैक मनी, ये टैक्स कर चोरी में आती है। मेरिट्स ऑफ टैक्स अवॉइडेंस अगर देखते हो तो लीगल मेथड है, इंकरेज इन्वेस्टमेंट, रिड्यूस टैक्स बर्डन, सपोर्ट फाइनेंशियल। और इसको डीमेरिट देखते हैं तो अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ लॉ है, एथिकल कंसर्न्स है। और इसको कंक्लूड करेंगे तो टैक्स एविडेंस इज ए लीगल प्रैक्टिस बट शुड बी एथिकली एंड विद इन द लिमिट्स। ओवर एग्री टैक्स प्लानिंग कैन लीड टू द investigation and disallow. The focus should be genuine tax planning implementation. तो इस तरह से सर देखा हम लोग स्टूडेंट हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन लॉ इस वीडियो में हमने देख लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के प्रोविजंस देखे, नेशनल स्कोप देखे और सारे डेफिनेशन देखे, तो ये आपका अराउंड 20 to 35% आपका जो सिलेबस ये कवर करता है, उस पर भी मार्क्स इतने के आने की कोशिश करते हैं। देखते रहिए LG के लॉग एंड विद के शो में, आपको इस तरह से सोशल वर्क करके हेल्प करते रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।